स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ईआरएफ पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे हम क्रम से, और इन क्वेश्चंस को इस प्रकार से समझेंगे जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को समझने में। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड क्लास में देखने को मिलता ही है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। यानी कि वर्गमूल 5 वैसे तो होती है अपरमेय संख्या, लेकिन इसे प्रूव किस प्रकार से करेंगे हम कि वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या होती है। तो इसके लिए मैंने एक ऐसा तरीका बनाया है जिससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वर्गमूल 5 को आप अपरमेय आसानी से सिद्ध कर पाओगे। तो सबसे पहले देखो, संख्या होती है हमारी दो प्रकार की, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। संख्या होती है दो, परमेय और अपरमेय, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो परमेय और अपरमेय दो संख्या होती है। हमें अपरमेय को अपरमेय सिद्ध करना है, यानी कोई अपरमेय संख्या दे रखी है √5, हमें इसे अपरमेय ही सिद्ध करना है। तो देखो, अपरमेय संख्या को अपरमेय संख्या सिद्ध करना डायरेक्ट कोई मेथड होता नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, अपरमेय संख्या को पहले परमेय मानते हैं, और जब परमेय सिद्ध नहीं होती है तो उसे अपरमेय कह देते हैं। जब कोई संख्या परमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, अपरमेय, क्योंकि दो ही तरह की होती है संख्याएं, परमेय नहीं होगी तो अपरमेय होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परमेय मानेंगे, और परमेय मान करके जब परमेय सिद्ध नहीं होगी, यानी कि रेशनल नंबर सिद्ध नहीं कर पाएंगे हम, तो उसे अपरमेय संख्या कह देंगे। तो हमारा तरीका वही रहेगा। सबसे पहले हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये परमेय संख्या है, यानी कि ये करना क्या है, हमें हल कर रहे हैं कि √5 एक अपरमेय संख्या है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले माना वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। अब वर्गमूल 5 को मैंने क्या मान लिया, परमेय संख्या। और जो परमेय संख्या होती हैं उन्हें किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में। तो वर्गमूल 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से। और यहां पर जो P और Q संख्या आई है बटे में, यहाँ पे P, जो Q संख्या है, P, Q, जहां P, Q सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं कि सहअभाज्य संख्या होती क्या, उसे समझेंगे पहले। तो P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है वो समझते हैं पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे। सहअभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं आप लोगों ने पढ़ी होती हैं, लेकिन सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें किसी का भी भाग नहीं जाता है, और सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं ऐसी दो संख्याओं को देखते हैं हम जिनका एचसीएफ 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसे कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। जैसे कोई संख्या है 4 और 5, 4 और 5 का जब एचसीएफ निकालेंगे हम तो वो आएगा 1, और 4 और 5 का एचसीएफ 1 है, इसलिए 4 और 5 संख्याएं कैसी हैं, सहअभाज्य संख्याएं। यानी कि सहअभाज्य का मतलब होता है आदि अभाज्य होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अभाज्य। तो देखो 5 अभाज्य संख्या और 4 है भाज्य संख्या, इसीलिए इन संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है, क्योंकि ये आदि अभाज्य होती हैं और आदि भाज्य होती हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आया कि सहअभाज्य संख्या वो होती है इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो P और Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इनका मासा यानी कि एचसीएफ, इसलिए इनका मासा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इतनी सी बात हमें हर एक अपरमेय सिद्ध करने वाले सवाल में लिखनी होगी। ठीक है, हर एक सवाल में इतनी बात हमें लिखनी है कि माना जो भी संख्या अपरमेय सिद्ध करने को दी होगी वो एक परमेय संख्या मानेंगे पहले, उसके बाद यहाँ पे उसे परमेय मान ली तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। उसके बाद में जो भी P और Q संख्याएं ली हैं हमने, जो यहाँ पे P/Q के रूप में लिखी हैं, वो सहअभाज्य संख्या होंगी। कैसी होंगी, सहअभाज्य संख्या मानी है, इसलिए इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 होता है।
अब क्या करना है, अब हमने जहां पर ये माना है उसे नोट करेंगे। तो वर्गमूल 5 बराबर पी बटे क्यू। अब यहाँ से आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे अंश बटे हर के रूप में लिखा है तो यहाँ पे भी अंश बटे हर के रूप में बनाएंगे। बीच में बराबर का चिन्ह लगाया तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कैंची का गुणा करते हैं। तो √5 का गुणा क्यू में करेंगे तो √5 क्यू होगा, और पी का गुणा 1 में करेंगे तो आएगा पी। यहाँ पे आपको समीकरण 1 डाल देना है, समीकरण 1 को डाल देना है यहीं पे। जैसे ही कैंची का गुणा करोगे आप समीकरण 1 डाल दोगे। उसके बाद में क्या करना है, वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। वर्गमूल को हटाने के लिए वर्ग करते हैं, यानी स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का करेंगे, जो भी करेंगे वो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। और दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का जब वर्ग होगा तो √5 का वर्ग लिख दिया, क्यू का वर्ग करेंगे क्यू स्क्वायर आएगा, और पी का वर्ग करेंगे पी स्क्वायर आएगा। तो जब स्क्वायर से रूट हट जाता है तो आएगा 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। इतना आ गया, 5 क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, जैसे ही हमारे पास रूट हट जाता है उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो भी संख्या है वो या तो पी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर के नीचे पहुंचानी है। तो देखो क्यू स्क्वायर के बटे में तो आ नहीं सकती, तो हम पी स्क्वायर के बटे में पहुंचा सकते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर के गुणा में 5 लिखा हुआ है। क्यू स्क्वायर के गुणा में लिखा है 5, तो गुणा वाली संख्या भाग में बेच सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बराबर आएगा पी स्क्वायर बटे में 5। इतना समझ में आ गया, तो बटे में 5 आ गया। अब देखो ध्यान से एक चीज, जब किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या अगर विभाजित कर रही है, जैसे कोई संख्या है 10, इसके वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ पर बटे में लिखा होने का मतलब होता है कोई संख्या उसे भाग दे रही है, यानी 2 का भाग इसमें दिया जा रहा है। जब इसके वर्ग को 2 विभाजित कर रहा है तो इसके वर्गमूल को भी 2 विभाजित करेगा, यानी ये वर्ग था और ये 10 का वर्गमूल है, यानी 10 का वर्ग होगा 100, ये वर्ग के रूप में लिखा है, यानी ये यहाँ पर 100 लिखा हुआ है। जब 100 को 2 विभाजित कर रहा है तो इसके वर्गमूल यानी 10 को भी 2 विभाजित करेगा। जैसे 4 में अगर 2 का भाग जा रहा है तो 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 में भी 2 का भाग जाएगा, यानी वर्ग में अगर भाग जा रहा है किसी संख्या का तो उसके वर्गमूल में भी उस संख्या का भाग आराम से जाता है। तो इसे बताने का मकसद बस यही है कि आप लोगों को यहाँ पे जो मैं आगे बताने वाला हूँ वो समझ में आ जाए। तो देखो पी स्क्वायर को 5 यहाँ पे विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, यानी कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। तो पी स्क्वायर में यानी पी स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित यानी भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है। तो जब पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो पी को भी करेगा, यानी कि पी स्क्वायर के वर्गमूल यानी पी को भी विभाजित करेगा। तो पी को भी विभाजित करेगा। हमें पता चला कि पी को भी विभाजित करेगा, तो पी को विभाजित करेगा तो ऐसे ही तो लिखेंगे पी बटे में 5। और जब पी को विभाजित करेगा, जब किसी संख्या को कोई संख्या भाग देती है तो उसका भागफल कुछ ना कुछ आता है। तो जब पी को विभाजित करेगा तो यहाँ पे कुछ आएगा, और क्या आएगा वो हमें पता नहीं है क्योंकि पी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे सी आएगा, क्या आएगा, सी। ये हमने माना है, क्या करा, माना है। और सी के बटे में 1 मानेंगे क्योंकि इधर की साइड अंश बटे हर में लिखा है, तो इधर भी अंश बटे हर बनाएंगे। कैंची का गुणा करेंगे तो पी बराबर आएगा 5 गुणा में सी। पी का मान कितना आया, 5 गुणा में सी। हमने पी का मान क्यों निकाला, पी के गुणनखंड इस वजह से निकाले हैं कि हमें पी और क्यू सहभाज्य संख्याएं मानी है, इसलिए दोनों का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1। और एचसीएफ तभी निकलता है जब हम उन संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं। पहले उन संख्याओं का क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तब उनका एचसीएफ निकाल पाते हैं हम। तो देखो पी एक संख्या थी और क्यू एक संख्या है, तो पी के तो गुणनखंड हम निकाल लिए, अब निकालने हमें क्यू के गुणनखंड। ठीक है, किसके, क्यू के। तो इसे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। पी का मान आ गया ये 5 गुणा में सी, यानी पी के गुणनखंड आ गए। अब हम क्या करेंगे, पी का मान समीकरण 1 में रख देंगे। पी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो रखते हैं, चलो पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखना है। पी का मान समीकरण 1 में रख दो तो समीकरण 1 है √5Q बराबर, पी का मान क्या है 5 गुणा में सी, तो पी की जगह 5 गुणा में सी। देखो यहाँ पे √5Q था इधर की साइड, पी की जगह हमने क्या लगा दिया, पी का मान लगा दिया 5 गुणा में सी। अब मान लगाने के बाद हमें क्या करना है, वर्गमूल दिखाई दे रहा है फिर से, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ध्यान से देखना है आपको, यहाँ से आगे आपको समझने के लिए जो यहाँ पे किया था वही थोड़ा थोड़ा सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। ठीक ठीक है, कुछ चीज़ें अलग होंगी, काम वही करना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, क्यू का वर्ग करेंगे Q² आएगा, और 5 का वर्ग करेंगे 25, और सी का वर्ग करेंगे C²। तो पूरे दोनों साइडों में वर्ग कर दिया है। अब देखो यहाँ पे 5Q² है, इधर P है नहीं है, Q के बारे में हमें मतलब Q के गुणनखंड हमें निकालने, तो यहाँ पे P के गुणनखंड निकालने के लिए हमने P² के नीचे संख्या भेजी थी, ऐसे ही Q के गुणनखंड निकालने के लिए जो 25 है उसे इधर इसके नीचे लाएंगे, यानी Q² के बटे में लाएंगे। तो 5Q² यहाँ पे है, बटे में आएगा 25 यानी 25, इधर बचेगा C²। अब 5 से ये काट सकते हैं हम, तो 5 आएगा। Q² को देखो 5 विभाजित कर रहा है, Q² को 5 विभाजित कर रहा है, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार, Q² को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे P² को कर रहा था, वैसे ही यहाँ पे Q² को कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं Q² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, P² को 5 विभाजित कर रहा है, तो Q को भी विभाजित करेगा, कैसे करेगा, देखो Q के बटे में 5 लिखेंगे तभी तो विभाजित करेगा। अब Q को विभाजित करेगा, कुछ वैल्यू आएगी यानी कोई संख्या आएगी, तो उसे डी मान लेना है इस बार, क्योंकि वो संख्या हमें पता नहीं होती है, इसलिए उसे संख्या ना मान के कोई अचर पद वो चर पद मानते हैं। ठीक है, बटे में 1 लिखेंगे, कैंची का गुणा करेंगे, तो आएगा Q बराबर आएगा 5 गुणा में D। Q का मान आ गया, P का मान यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, दोनों के गुणनखंड को पास लिख के ये चेक करना है कि HCF 1 है या नहीं है, HCF 1 है या नहीं है। अब HCF चेक करेंगे दोनों का, P के गुणनखंड आए 5 गुणा में C, और Q के गुणनखंड आए 5 गुणा में D। देखो एक कॉमन संख्या मिली हमें 5, तो HCF क्या होगा इसका, HCF होगा 5। अब HCF 5 आया आना कितना चाहिए था 1, लेकिन आना 1 चाहिए, आना 1 चाहिए, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसलिए वर्गमूल 5, इसलिए पहले वो लिखेंगे P और Q सहभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए P, Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। जब सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी ये, तो जो हमने वर्गमूल 5 को परमेय माना था, ये जब सहभाज्य संख्या नहीं होंगी तो वर्गमूल 5 परमेय संख्या भी नहीं होगी। इसलिए वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं है। वर्गमूल 5 क्या नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। और जब परमेय नहीं होगी तो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि दो ही संख्या होती है, परमेय और अपरमेय। तो परमेय है नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय। अतः वर्गमूल 5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी है, अपरमेय संख्या है। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि वर्गमूल 5 कैसी संख्या, अपरमेय संख्या है।
तो देखो एचसीएफ 5 आया था, आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए, इसलिए पी और क्यू कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। जब सहभाज्य संख्या होती है तो उनका एचसीएफ क्या आता है, 1। जब एचसीएफ निकाला कितना आया था, 5, इसलिए सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और सहभाज्य संख्या नहीं है तो वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं होगा, और परमेय संख्या नहीं होगी तो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं अभी। हमारा दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इसे सिद्ध करके दिखाना है कि ये एक अपरमेय संख्या है तो कैसे है। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए हम वही वाला तरीका यूज करेंगे जो पहले क्वेश्चन में यूज किया था। उसमें हमने क्या करा था, पहले परमेय माना था उस संख्या को, उसके बाद जब परमेय सिद्ध नहीं हो पाया हमसे तो हमने उसे कह दिया कि अपरमेय संख्या है। जब कोई संख्या परमेय नहीं होती है तो कैसी होती है, अपरमेय होती है। ठीक है, तो ये वही काम इसमें करना है, लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है वो चीज आपको अभी बताते हैं। ठीक है, 3 + 2√5 इसे सिद्ध करना है अपरमेय संख्या। तो इसे पूरे को सिद्ध ना करके हम केवल इतने को सिद्ध करेंगे कि ये एक अपरमेय संख्या है। और जब इतने को सिद्ध कर देंगे कि अपरमेय संख्या है, तो जब किसी अपरमेय संख्या में या किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपरमेय हो जाती है ऑटोमेटिक। किसी भी संख्या में, जैसे 3 है, यहाँ पे 3 में अपरमेय संख्या जोड़ी गई है 2√5 एक अपरमेय संख्या। जब इसे सिद्ध कर देंगे हम, यानी कि हमें पहले से पता है पहले तो ये कि ये एक अपरमेय संख्या है, जब इसमें अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो ये पूरी संख्या कैसी हो जाती है, अपरमेय। तो हमें केवल इतने को सिद्ध करना है कि ये अपरमेय संख्या है। जब इतने को अपरमेय सिद्ध कर देंगे हम, तो बाद में एक लाइन लिखनी होती है कि किसी संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ी जाती है तो वो संख्या अपरमेय संख्या हो जाती है। जैसे अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा आपको तो एक चीज बताते हैं। अनंत कोई संख्या है, अनंत में से कुछ निकाल लें हम, कोई संख्या 1000 निकाल लें, मान लो 1000 निकाल लें, तो अनंत में से 1000 निकालने पर ये अनंत कम तो होगी नहीं, क्योंकि अनंत है, अनंत का मतलब होता है भंडार एक प्रकार से। तो भंडार में से कोई चीज थोड़ी सी बाहर निकाल लें तो भंडार क्या खत्म हो जाएगा, भंडार ही रहेगा वो। ठीक है, जैसे समुद्र में से कोई समुद्र है, समुद्र में से 1 बाल्टी पानी निकाली जाए, 1 बाल्टी पानी निकाल लें तो वो समुद्र ही रहेगा, या 1 बाल्टी पानी डाल दें फिर भी समुद्र रहेगा। यानी कि अपरमेय संख्या में कोई संख्या जोड़ें या घटाएं या गुणा करें या भाग करें, अगर अपरमेय संख्या के साथ कुछ भी कर रहे हो आप तो वो संख्या अपरमेय ही रहेगी। कैसी रहेगी, अपरमेय। तो हमें केवल इस संख्या को अपरमेय सिद्ध करने के लिए पहले 2√5 को अपरमेय सिद्ध करना होगा। 2√5 को क्या करना होगा, अपरमेय सिद्ध करना होगा। तो हमें केवल 2√5 लेना है अभी, बाद में 3 के बारे में बाद में बात करते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना 2√5 एक परमेय संख्या है। जो पहले सवाल में किया था सेम वैसा ही काम करेंगे, अलग अलग कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो। एक प्रकार के ही सवाल है और एक ही प्रकार से समझाने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, एक परमेय संख्या है तो इसे मान लिया कैसी संख्या है, ये परमेय संख्या है। और जब परमेय संख्या होती है तो कैसे लिख सकते हैं हम उसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जहां P, Q, P और Q कैसी संख्या होती है, सहअभाज्य। यहाँ P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं लेते हैं हम। ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। P, Q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और जब सहअभाज्य संख्याएं हैं ये, तो इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तब इनका मासा 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई कि हमने इसे परमेय मान लिया है 2√5 को, और 2√5 को जब परमेय मान लिया तो उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक परमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो यहाँ पर जो P और Q संख्याएं हैं, यानी कि अंश और हर की जगह पर जो भी संख्याएं आई हैं P और Q, वो हमने सहअभाज्य संख्या ली है। कैसे लिए, सहअभाज्य संख्याएं। और सहअभाज्य संख्याएं जो होती है उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी मासा 1 आना चाहिए। और हम क्या करेंगे, P और Q के गुणनखंड निकालेंगे। इससे क्या निकालेंगे, गुणनखंड। और जब गुणनखंड निकालते हैं तब हमें उनका एचसीएफ पता चलता है। जब एचसीएफ 1 आ जाएगा तो ये परमेय होगी, और 1 नहीं आया तो कैसी होगी, अपरमेय होगी फिर तो। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसे उठा लेते हैं इतने पोर्शन को और इसी से सॉल्व करते हैं हर बार, हर क्वेश्चन में। तो 2√5
बराबर पी बटे क्यू, बटे में एक मानेंगे क्योंकि अंश बटे हर लिखा है तो दर भी बनाएंगे। कैंची का गुणा करेंगे तो आएगा 2√5 क्यू बराबर में पी। समीकरण 1 डाल देना यहीं पे, ठीक है। कैंची का गुणा करते पे ही समीकरण 1 डालना है। रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, वर्ग करते हैं दोनों पक्षों का, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने से ही वर्गमूल हटता है। वर्ग करने पर, और वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, और वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो 5 आता है, ठीक है। क्योंकि वर्गमूल किसी के ऊपर होता है, अगर उस संख्या का वर्ग किया जाए तो वर्गमूल हट जाता है। और क्यू का वर्ग करेंगे तो आएगा क्यू स्क्वायर, और इधर पी का वर्ग करेंगे तो आएगा पी स्क्वायर। जब भी वर्ग करते हैं तो दोनों साइडों पे करना होता है हमें, ठीक है। 4 पंजे हुआ 20, 20 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर, और जो संख्या है उसे इसके बटे में भेज देंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बटे में 20। अब देखो यहाँ पे पी स्क्वायर को 20 संख्या विभाजित कर रही है, पी स्क्वायर को 20 जो संख्या है हमारी वो क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, यानी भाग दिया जा रहा है पी स्क्वायर में उससे। और पी स्क्वायर में जब उसका भाग जा रहा है तो पी में भी उसका भाग जाएगा, तो वो लाइन लिखनी होती है हमें, पी स्क्वायर को 20 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित, यानी भाग दे रहा है, विभाजित कर रहा है, तो पी को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा, विभाजित करेगा। और पी को विभाजित करेगा तो पी बटे में 20 लिखा जाएगा बराबर, और पी को जब विभाजित करेगा तो कोई ना कोई संख्या आएगी, उसे हम हर बार क्या मानते हैं, सी। ये क्या करा है, हमने माना है, और सी के बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो आएगा पी बराबर 20 गुणा में सी। ये पी के गुणनखंड आ गए। अब हम किसके गुणनखंड निकालेंगे, पी और क्यू के निकालने थे तो पी के निकल आए, अब हमें निकालने क्यू के गुणनखंड। और क्यू के गुणनखंड को निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, पी का मान जो आया है हमारा, पी का मान 20 गुणा में सी जो गुणनखंड के रूप में आया है वो समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, पी का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है 2√5 क्यू बराबर पी की जगह लिखा जाएगा 20 गुणा में सी। ये समीकरण 1 में पी का मान रख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो वर्गमूल फिर से दिख रहा है हमें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं, 2 का वर्ग 4 गुणा √5 का वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर बराबर 20 का वर्ग करेंगे तो 20 गुणा में 20 लिख रहे हैं हम, ठीक है। 20 के वर्ग को गुणा करके नहीं लिख रहे हैं हम, 20 का वर्ग 20 गुणा में 20 लिख रहे हैं। गुणा में वर्ग को कैसे लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है, तो ऐसे ही लिख दिया है। क्यों लिखा है वो अभी आपको पता चलेगा। 4 गुणा 5 करेंगे आएगा 20, क्यू स्क्वायर बराबर 20 गुणा में 20 गुणा में सी स्क्वायर। तो देखो अब पी स्क्वायर के बटे में हम ले गए थे संख्या को यहाँ पे, तब पी के गुणनखंड मिले हमें। अब क्यू को गुणनखंड निकालेंगे तो ये वाली संख्या को इसके नीचे लाएंगे, तो 20 क्यू स्क्वायर बटे में आएगा 20 गुणा में 20 बराबर आएगा सी स्क्वायर। हर बार आपको यहाँ पे अगर कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो उसका वर्ग करके गुणा नहीं करना है, ठीक है। वर्ग करके गुणा नहीं करना है आपको, इसी प्रकार से 2 बार संख्या को गुणा में लिख देना है। क्यों लिखना है, क्योंकि एक संख्या से यहाँ पे एक संख्या कट जाती है। जब यहाँ पे कोई बड़ी संख्या होगी तो आप अगर गुणा कर दोगे तो यहाँ से उस संख्या में भाग देना होता है, तो काटने में दिक्कत होगी, इस वजह से 2 बार लिख दें तो एक संख्या कट जाती है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बटे में क्या आया 20 बराबर आया सी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्यू स्क्वायर को 20 जो विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है 20 विभाजित कर रहा है, तो सी स्क्वायर आ रहा है। तो यानी कि क्यू स्क्वायर को 20 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी विभाजित
करेगा और q को जब विभाजित करेगा तो कैसे लिखा जाएगा, q बटे में 20, और विभाजित करने पर कोई संख्या मिलती है जैसे हम d मानते हैं हर बार, तो d के बटे में 1 मानेंगे तो q के गुणनखंड मिलेंगे हमें जो आएंगे 20 गुणा में d। q के गुणनखंड क्या है, 20 गुणा में d। q के गुणनखंड क्या है, 20 गुणा में d। तो p और q के हमें गुणनखंड मिल गए हैं। अब क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि एचसीएफ 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो p के गुणनखंड लिखते हैं पहले। p के गुणनखंड आए थे 20 गुणा में c और q के गुणनखंड आए हमारे 20 गुणा में d। तो देखो 20 हमें कॉमन मिला, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ हुआ हमारा 20, और एचसीएफ 20 हुआ, लेकिन आना कितना चाहिए था, लेकिन आना 1 चाहिए। कितना आना चाहिए, आना 1 चाहिए था, 1 आना चाहिए था, आ गया 20, यानी कि तो क्या होगा, इसलिए P, Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या तभी होती है जब उनका एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1। सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है तो कैसी होंगी, अब जब P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है तो जो संख्या हमने ली थी दो रूट में 5, 2 रूट में 5 जो संख्या ली थी वो परमेय नहीं होगी। कैसी नहीं होगी, परमेय। जब परमेय हुई थी तभी तो P और Q सहअभाज्य संख्या ली थी हमने। अब जब परमेय नहीं होगी तो 2 रूट 5 परमेय संख्या नहीं है। दो रूट 5 परमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी, अपरमेय संख्या। अतः 2 रूट 5 अपरमेय संख्या है। 2 रूट 5 क्या है, अपरमेय संख्या है। और 2 रूट 5 जब अपरमेय संख्या हो गई, 2 रूट 5 जब अपरमेय संख्या हो गई, यहाँ पे शायद मिसप्रिंट हो रहा है, 1 मिनट। शायद कैमरे में दिखाई नहीं दे रहा है, इस वजह से सही से लिखते हैं। P और Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, ठीक है। अतः 2 रूट 5 अपरमेय संख्या है। अब कैसी संख्या हो गई है, अपरमेय संख्या। 2 रूट 5 परमेय संख्या नहीं होगी तो अतः 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। अब 2 रूट 5 अपरमेय संख्या है तो 2 रूट 5 को किस में जोड़ा जा रहा है, 3 में। जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है, किससे जोड़ा जाता है, अपरमेय संख्या को। अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वह अपरमेय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपरमेय हो जाती है। इसलिए ना लिख के लिखेंगे अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वो संख्या कैसी हो जाती है, अपरमेय हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है,
लैंग्वेज ज़्यादा है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है जो आपको ध्यान रहेगी। अगर ध्यान नहीं रहेगी फिर भी आप उसे समझ करके लिख दोगे, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन एससीएफ आया था 20, लेकिन आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, क्योंकि हमने पी और क्यू कैसी संख्या मानी होती है, अभाज्य संख्याएं। एससीएफ 1 आना चाहिए था लेकिन आया 20, इस वजह से पी कोमा क्यू जो सहभाज्य संख्या मानी थी वो सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। और जब सहभाज्य संख्या नहीं होंगी तो जो हमने परमेय संख्या मानी थी वो कैसी संख्या होगी, परमेय नहीं होगी। और जब परमेय नहीं होती है कोई संख्या तो वो कैसी होती है, अपरमेय संख्या होती है। तो 2√5 एक अपरमेय संख्या साबित हुई। उससे हमें क्या पता चला कि 3 में हमें 2√5 को जोड़ के लिखा है, इसे अपरमेय सिद्ध करना है इसे। और 3 में 2√5 को जब जोड़ते हैं, जब हमें ये पता चला कि ये वाली संख्या अपरमेय है, तो जब किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वो संख्या अपरमेय हो जाती है। ये चीज हमें पहले से पता होती है। जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ी, जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वह अपरमेय संख्या हो जाती है। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इस प्रकार से हम इसे प्रूव करके दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे के सवाल को अभी देखते हैं, तब तक के लिए इसे नोट कीजिए फटाफट। तीसरे सवाल में हमसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। यानी कि इसमें 3 संख्याएं दे रखी हैं, इन्हें हमें अपरमेय सिद्ध करना है। कैसा सिद्ध करना है, अपरमेय। तो देखिए, ये वाला अब तक हमने कोई सवाल किया नहीं है इसमें का, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जो सेकंड वाला क्वेश्चन अभी किया था उसमें हमने जो 3 + 2√5 लिखा था, इसमें हमने इसे लेकर के इसे अपरमेय सिद्ध किया था पहले, उसके बाद इससे कनेक्शन बताया था। तो इसमें भी वही संख्या है 7√5, यानी कि जिस तरीके से इसे सॉल्व किया था वैसे ही इसे भी हल करना है हमें। ठीक है, और इसे हल करके अपरमेय सिद्ध कर सकते हैं। और ये वाला सवाल देखिए, ये वाला भी इसी की तरह 6 में अपरमेय संख्या जोड़ी गई है, यानी कि इस संख्या को अपरमेय सिद्ध करेंगे पहले, फिर इसके साथ में कनेक्शन बताएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे करेंगे, फिर इसे करेंगे। ये वाला आपको अभी बताया नहीं है, ये दोनों आपको बता दिए, तो कोई बात नहीं है, आपको रिवीजन होगा। जो लोग नए हैं उनके लिए समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले लेते हैं पहला 1/√2। तो क्या करना है हमें, इसे अपरमेय सिद्ध करना है। क्या करना है, अपरमेय। तो हल करेंगे, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। सबसे पहले क्या मानते हैं, परमेय संख्या है। कैसी संख्या, परमेय संख्या। और जब परमेय होगी तो क्या होगा, इसे P/Q के रूप में आराम से लिख सकते हैं हम। तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q कैसी संख्या लेते हैं हम, सहअभाज्य। जहाँ P, Q सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं, सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होना चाहिए, तब इनका मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मासा 1 आना चाहिए, मासा आना चाहिए 1। तो हमें क्या करना है, P और Q का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ 1 आता है तो परमेय हो जाएगी, लेकिन हमें क्या सिद्ध करना है, अपरमेय। तो परमेय तो होगी नहीं, क्योंकि अपरमेय पहले से दे रखी है, हमें सिद्ध करना है केवल। ठीक है, तो सबसे पहले हम उठाते हैं ये पोर्शन। 1/√2 बराबर P/Q। देखो यहाँ पर दोनों साइड पर P अंश/हर पहले से ही लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, कैंची का गुणा कर देंगे। तो Q बराबर आएगा √2P। समीकरण 1 डाल देंगे, जहाँ पे कैंची का गुणा करते हैं वहाँ पर समीकरण 1 डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, देखो एक साइड में हमें वर्गमूल वाली संख्या दिखाई दे रही है, यानी कि दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो Q का स्क्वायर करेंगे, Q² आएगा। और वर्गमूल 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और P का स्क्वायर P²। ठीक है, ये आ गया। 2 को Q² के बटे में भेजेंगे, Q² के बटे में 2 को भेजेंगे, क्योंकि P² के बटे में 2 को ला नहीं सकते हम, इसलिए Q² के बटे में भेजेंगे इस बार। ठीक है, और इधर की साइड बचेगा हमारा P²। तो देखो Q² को 2 विभाजित कर रहा है, Q² को
दो विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। हर क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं और हर क्वेश्चन में यही करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही तरीका बताया जाएगा जिससे आप सब क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो क्यू स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो क्यू को भी विभाजित करेगा। और क्यू को जब विभाजित करेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, क्यू बटे में 2 और कुछ ना कुछ आएगा, उसे हम मान लेते हैं सी हर बार, ये हमने माना है, ठीक है। बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो आएगा क्यू बराबर 2 गुणा में सी। तो ये आ गया क्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि क्यू के गुणनखंड आ गए। ऐसे हम पी के गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ पे जो पी क्यू का जो वैल्यू आई है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्यू का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो क्यू की जगह रखेंगे 2 गुणा में सी बराबर √2 पी। देखो क्यू की जगह मैंने क्यू की वैल्यू रखी 2 गुणा में सी, और इधर की साइड जो भी संख्या थी वो ऐसी की ऐसी लिख दी है। वर्गमूल में फिर से एक संख्या दिखाई दे रही है, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग आएगा 4 गुणा सी स्क्वायर बराबर वर्गमूल 2 का वर्ग जब करेंगे तो 2 आएगा, और पी का वर्ग पी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर है नहीं है, तो हमें पी स्क्वायर के बटे में संख्या लानी है कुछ। तो 4 को ले जाएंगे पी स्क्वायर के बटे में, तो सी स्क्वायर बराबर आएगा 2 पी स्क्वायर बटे में 4, और 2 से 4 काट देंगे 2 बार। तो ये आया हमारा सी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे में 2। तो देखो पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, तो पी को भी विभाजित करेगा। तो वही लाइन लिखेंगे फिर से, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, पी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है, अरे तो पी को भी विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा। तो पी को विभाजित करेगा तो इस प्रकार से लिखा जाएगा, और कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, इसलिए वहाँ पे सी मान लिया था तो यहाँ पे डी मान लेंगे, ठीक है, माना है। 1 मान के कैंची का गुणा करेंगे तो पी बराबर आएगा 2 गुणा में डी, और ये आएंगे पी के गुणनखंड आएगी, ठीक है। तो पी के गुणनखंड निकाले, क्यू के गुणनखंड निकाले, अब इनका कंपैरिजन करेंगे, यानी एचसीएफ निकाल के देखेंगे कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो पी के गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में डी, और क्यू के गुणनखंड आए 2 गुणा में सी। इस बार ये आपको संख्या उल्टी दिखाई दे रही होंगी, कोई बात नहीं, हमें तो एचसीएफ से मतलब है। एचसीएफ यहाँ पे क्या मिला हमें, 2, एचसीएफ आया 2, लेकिन आना कितना चाहिए, 1, लेकिन आना 1 चाहिए था। एक आना चाहिए था। जब 1 नहीं आया तो जो पी और क्यू सहअभाज्य संख्या मानी थी वो कैसी संख्या होंगी, सहअभाज्य नहीं होंगी, इसलिए पी कोमा क्यू सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो जब पी और क्यू सहअभाज्य संख्या नहीं है तो 1/वर्गमूल 2 को हमने परमेय संख्या माना था, वो परमेय संख्या भी नहीं होगी, इसलिए 1/वर्गमूल 2 परमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है, परमेय नहीं है, परमेय संख्या नहीं है। इतना समझ में आया कि ये परमेय संख्या नहीं है। तो जब परमेय संख्या नहीं होगी तो परमेय के अलावा कौन सी संख्या होगी, अपरमेय। अतः 1/वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय।
अपरमेय संख्या है। ये प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हुआ है कि 1/√2 जो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। यहाँ तक हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ज़्यादातर जो भी सवाल थे वो मैंने एक ही तरीके से करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 7√5 किस प्रकार से अपरमेय सिद्ध करेंगे। इसे जो तरीका अभी चल रहा है, जिस तरीके से हम इन सवालों को कर रहे हैं, उसी तरीके से आगे के सवालों को भी करेंगे, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। तो तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे हम। तीसरे का जो दूसरा पार्ट है उसमें पूछा गया है कि 7√5 को अपरमेय सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अपरमेय। तो इसके जैसा क्वेश्चन को मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें इतने पोर्शन को लेकर के हमने अपरमेय सिद्ध किया था, लेकिन हमें तो क्वेश्चन सभी करने हैं। तो 7√5 इसे ले रहे हैं, इसे अपरमेय सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो हल, माना 7√5 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। अब हमने इतने सवाल कर लिए हैं तो हम ज़्यादा स्पीड से करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। परमेय संख्याएं, सॉरी, 7√5 एक परमेय संख्या, परमेय संख्या है, ये मान लिया है हमने। तब क्या होगा? 7√5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं आराम से, जहां पर P और Q कैसी संख्या मानते हैं हम? सहअभाज्य संख्या। जहां P, Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब सहअभाज्य संख्या होती हैं तो क्या होता है? उनका एचसीएफ 1 होता है। तब इनका मासा 1 होना चाहिए। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तब इनका, जब सहअभाज्य संख्या हमने मान ली है तो इनका एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अब इनके गुणनखंड निकालेंगे, एचसीएफ निकालने की कोशिश करेंगे, 1 आ रहा है अलग आ रहा है, ये चेक करेंगे, ठीक है। वही काम जो हर बार कर रहे हैं हम। तो वो वाला पोर्शन उठाते हैं, 7√5 बराबर P/Q। यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अंश लिखा है, यहाँ पे अंश/हर लिखा है, तो यहाँ पे भी अंश/हर बनाएंगे और कैंची का गुणा करेंगे। तो 7√5 Q बराबर में P, समीकरण 1 डाल देते हैं यहीं पे। आगे देखेंगे तो वर्गमूल की संख्या को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का करेंगे हम वर्ग। और दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा हमें, वो देखते हैं। तो देखो, 7 का वर्ग करेंगे आएगा 49, और वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 5। वर्गमूल 5 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। आगे देखते हैं, 7 का वर्ग आएगा 49, और वर्गमूल 5 का जब वर्ग करेंगे 5 आएगा, और Q का वर्ग करेंगे Q² आएगा, और P का वर्ग करेंगे P² आएगा, ठीक है। अब 49 का 5 में गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 5 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 और 4 24, यानी 245। Q² बराबर P²। अब क्या करते हैं हम? P² या Q² के बटे में जो संख्या होती है उसे लेके जाते हैं। तो Q² के बटे में से लेके नहीं जा सकते क्योंकि गुणा में लिखा हुआ है, लेकिन P² के बटे में लेके जा सकते हैं। तो Q² बराबर आएगा P² बटे में 245। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो हर सवाल में वही करते हैं, वही काम इस सवाल में भी करेंगे। P² को 245 विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा। P² को 245 विभाजित कर रहा है, तो P को भी विभाजित करेगा, P को भी
विभाजित करेगा, पी को भी विभाजित करेगा तो, और जब पी को विभाजित करेगा तो पी बटे में 245 ही लिखा जाएगा, और p बटे में 245 जब लिखा जाएगा यानी p को विभाजित करेगा तो कोई वैल्यू आएगी जिसे हम c मानते हैं हर बार, ये क्या करते हैं मानते हैं, बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो p बराबर वैल्यू मिलेगी हमें 245 गुणा में c, तो ये हमें क्या मिले p के गुणनखंड मिले। अब इसी प्रकार से हम q के गुणनखंड निकालेंगे, तो हम क्या करते हैं जो p की वैल्यू आई है उसे समीकरण 1 में रखते हैं, तो p का जो मान आता है उसे किस में रखते हैं समीकरण 1 में, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो समीकरण 1 था ये, तो 7√5 q बराबर p का मान आया था 245 गुणा में c, 245 गुणा में c, ये समीकरण 1 में हमने p का मान उठा करके रख दिया। और हम फिर दोबारा से देखेंगे कि वर्गमूल 5 आ रहा है, तो वर्गमूल 5 में से वर्गमूल को हटाने के लिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जब दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं तो क्या आएगा 7 का वर्ग आता है 49 गुणा वर्गमूल 5 से वर्गमूल हटेगा, क्यू का वर्ग क्यू स्क्वायर आएगा, और 245 का जब वर्ग करेंगे तो मैंने आपको बताया था जब बड़ी संख्या होती है तो उसे गुणा में लिख देते हैं, वर्ग करके गुणा नहीं करते हैं, तो सी का वर्ग करेंगे सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है जो भी संख्या यहाँ पे लिखी हुई है जो ये वाली उसे क्यू स्क्वायर के नीचे लाएंगे यानी बटे में। अब हमें ये जो 45 वो 5 का गुणा 49 में यहाँ पे किया था 245 आया था, तो यहाँ पर 245 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि बार बार गुणा करने की जरूरत है नहीं है, कर चुके हैं पहले। और 245 गुणा 245 इसे इसके बटे में लाएंगे क्योंकि सी स्क्वायर के गुणा में लिखा हुआ है तो भाग में जाएगा, इधर आएगा सी स्क्वायर, और 245 से 245 गायब होगा यानी कटेगा, तो क्यू स्क्वायर के बटे में आएगा 245 बराबर सी स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से वही चीज़ दिखाई दे रही है हमें कि क्यू स्क्वायर को 245 विभाजित कर रहा है, क्यू स्क्वायर को 245 विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, तो Q को भी विभाजित करेगा, और Q को जब विभाजित करेगा तो किस प्रकार से लिखेंगे Q बटे में 245 बराबर, हम मान लेते हैं कि D आ रहा है, क्या आ रहा है D, बटे में 1 मानेंगे, कैंची का गुणा करेंगे तो Q बराबर आएगा 245 गुणा में D, तो Q को गुणनखंड मिले P के गुणनखंड मिले हमें। अब दोनों गुणनखंड से ये चेक करेंगे कि HCF क्या आ रहा है, इनका HCF कितना आ रहा है। तो P का मान आया था, P के जो गुणनखंड आए थे वो आए थे 245 गुणा में C, और जो Q के गुणनखंड आए वो आए 245 गुणा में D, दोनों में HCF मिला हमें 245, HCF कितना मिला 245, लेकिन आना कितना चाहिए था, लेकिन आना 1 चाहिए था 1 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना है 245, इसलिए P, Q सहअभाज्य संख्याएं नहीं है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है, सहअभाज्य संख्याएं नहीं है। और जब P, Q सहअभाज्य संख्या नहीं है तो जो संख्या थी मैंने जो 7√5 जो संख्या ले रखी थी वो परमेय नहीं होगी, जो मान लिया था हमने कि परमेय है वो परमेय नहीं होगी, इसलिए 7 वर्गमूल 5 एक परमेय संख्या नहीं है। कैसी संख्या नहीं है, परमेय नहीं है, परमेय संख्या
नहीं है। और जब परमेय संख्या नहीं होगी तो कैसी होगी? अपरमेय संख्या होगी। अतः 7√5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। 7√5 कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। तो 7√5 को हमने एक अपरमेय संख्या सिद्ध कर दिया। तो इस तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इस एक्सरसाइज के, वो एक ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसके जैसा क्वेश्चन मैं आपको दूसरा क्वेश्चन करा चुका हूं। तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए और उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको अगर क्वेश्चन मेरे से ही कराना है तो मैं इसे इसी फॉर्मेट में करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। समझ में आ गया हो तो घर पर कॉपी पर अपने आप खुद से करके देखें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा वो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए जल्दी से। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसी में, ठीक है। तो मैं इसे मिटा नहीं रहा हूँ, इसी में तीसरे क्वेश्चन को आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से इसी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो वहां पे हमें क्या करना होगा कि 6 + √2 को अपर में सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला अपर में सिद्ध करेंगे, जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में किया था वही इसमें भी करना है, ठीक है। तो वर्गमूल 2 को क्या करना है, हमें अपर में मानना है पहले। और पर में जब मान लेंगे वर्गमूल 2 को तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं पर में वर्गमूल 2 को। तो ऐसे इस तरीके से लिखना होता है हर जगह। यहाँ पर जो संख्या आएगी वो वर्गमूल 2 आएगी और बटे में 1 मानेंगे तब करेंगे कैंची का गुणा। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वर्गमूल 2। आपको समझ में आ रहा होगा ये बदलाव कैसे कराया जा रहा है और क्यों कराया जा रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे, यहाँ पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, वर्गमूल 2 आएगी। और जब वर्गमूल 2 का जब हम वर्ग करेंगे, यानी कि दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, तो वर्गमूल 2 का वर्ग करने पर क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। सॉरी 4 क्यों, वर्गमूल हट जाएगा तो 2 आएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे भी 2 आएगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे वर्गमूल 2 का वर्ग करके ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलेगा 2 और 2 को जब बटे में भेजेंगे तो आएगा Q² के बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। P² को देखो यहाँ पर 2 विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर केवल 2 लिखेंगे, 2 विभाजित कर रहा है तो P को भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पर बटे में क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आपको अब इतने क्वेश्चन करने के बाद समझ में तो आ ही गया होगा किस प्रकार से लिखा जा रहा है। 245 की जगह क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो P के गुणन करने क्या मिले, 2 गुणा में C। और P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो P की जगह क्या लिखा जाएगा, 2 गुणा में C लिखा जाएगा, ठीक है। 2 गुणा C आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने अपना काम, मतलब अपना जो टाइम था उसे बचाने के लिए उसी क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि एक ही तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग तरीके याद ना रखें, ठीक है। तो ये आ गया। अब दोनों पक्षों का देखो, यहाँ पे जो समीकरण 1 जो हमारा बना है वहाँ पे 2 गुणा में यहाँ पे वर्गमूल 2Q लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वर्गमूल 2Q आएगा। आगे दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे चलो यहाँ से हटा ही देते हैं, ठीक है इतना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखो वर्गमूल 2 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 2 और Q का वर्ग करेंगे Q² और 2 का वर्ग करेंगे यहाँ 4 आएगा गुणा में C²। मैंने बोला था यहाँ पर जब बड़ी संख्या होगी तो हमें गुणा में लिखनी होती है वो, और जब छोटी संख्या है तो उसका वर्ग करके लिख सकते हैं क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं होती है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2Q² के बटे में लाएंगे 4 को और यहाँ पे आएगा C² और 2 से 4 काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो Q² के बटे में कितना आएगा, Q² के बटे में आएगा 2। तो Q² को जब 2 विभाजित कर रहा है, Q² को 2 विभाजित कर रहा है तो Q को भी विभाजित करेगा, और जब Q को 2 विभाजित करेगा तो Q बटे में 2 आएगा, और
क्यू बटे में 2 आएगा, कैंची का गुणा करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2 गुणा में डी, 2 गुणा में डी। तो क्यू और पी के गुणनखंड मिले हमें 2 गुणा में सी और 2 गुणा में डी। तो यहाँ पे बदल देते हैं गुणनखंड को। पी के गुणनखंड आए 2 गुणा में सी और क्यू का गुणनखंड आए थे 2 गुणा में डी। तो इनका एचसीएफ क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा, लेकिन आना कितना चाहिए था 1। तो पी और क्यू कैसी संख्या होंगी, सहभाज्य संख्या नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो संख्या हमने ली थी वो कौन सी थी, वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 2 एक परमेय संख्या नहीं होगी, वर्गमूल 2 कैसी संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या। वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या होगी। अब हमें आगे लाइन वाल लिखनी होगी क्योंकि 6 प्लस रूट 2 को अपरमेय संख्या सिद्ध करना है हमें, इसलिए यहाँ तक हमने सिद्ध किया कि वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या है। अब हमें एक लाइन लिखनी है, जब किसी अपरमेय संख्या में, या यहाँ पे क्या करना है, हम संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है, अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वह अपरमेय हो जाती है। कैसी हो जाती है, अपरमेय हो जाती है। अतः जब अपरमेय हो जाती है तो 6 प्लस वर्गमूल 2 जो संख्या लिखी हुई है, 6 प्लस वर्गमूल 2 एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या है, कैसी संख्या, अपरमेय संख्या। तो हमने 1.2 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को अपरमेय सिद्ध करना सीखा, किस प्रकार से अपरमेय सिद्ध करते हैं। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्योंकि एक ही प्रकार से मैंने आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना बताया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मुझे एक चीज़ का पता चला कि जितने भी क्वेश्चंस थे उनमें हमारे पास 4 प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए मिले थे हमें। वो क्वेश्चंस कौन से थे उसे समझेंगे, उसके बाद मैं आपको वीडियो को ख़त्म कर दूंगा। तो देखो, एक क्वेश्चन ऐसा था जो सिंपल था, जैसे वर्गमूल 2 है। एक क्वेश्चन ऐसा मिला हमें जिसके गुणा में कुछ संख्या लिखी थी, जैसे 5 वर्गमूल 2। और एक क्वेश्चन ऐसा था जो भाग में भी था। और एक क्वेश्चन ऐसे भी थे कुछ जो जोड़ में लिखे थे। और यहाँ तो केवल जोड़ वाले क्वेश्चन आए थे, माइनस वाला भी आ सकता है, जैसे 6 - 2। तो यहाँ पर जो लाइन लिखी थी हमने लास्ट में कि जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपरमेय हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इसके लिए, जब किसी संख्या में अपरमेय संख्या को घटाया जाता है, अपरमेय संख्या को घटाया जाता है तो वह संख्या अपरमेय संख्या हो जाती है। उसके बाद में उसे अपरमेय लिख देंगे, ठीक है। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन सॉल्व किया, ये किया। तो देखो, इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के एक ही तरीका था कि इनके लिए कुछ नहीं करना पड़ा था, लेकिन इनमें क्या किया था, इन संख्याओं को अपरमेय सिद्ध किया था हमने, उसके बाद में एक लाइन अलग से लिखी थी इनके लिए, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन एक ही प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं और इनके लिए क्या करते हैं, एक लाइन अलग से लिखते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। 1.2 आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी इससे। और अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा से चला के देख लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वही लाइक और कमेंट कर दें, ठीक है। थैंक यू।